Hello student, in the last chapter we have discussed about the SQL commands. Today we will start our new chapter, that is more concept on SQL, or we can say advanced concept of SQL. So let's start. More on database and SQL advanced concept. This is our new chapter, and in this chapter we will learn about the SQL advanced concept, that is the more topic we have to learn about the SQL. So let's start. First one is integrity constraint. What is integrity constraint? One of the major responsibility of a DBMS is to maintain the integrity of data. That is, data being stored in the database must be correct and valid. अब जब हम लोग DBMS की बात कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि जो डेटाबेस हमने सेव किया है या स्टोर किया है उस डेटाबेस की इंटीग्रिटी बना के रखी जाए। अब डेटाबेस की इंटीग्रिटी बनाकर रखी जाए, उससे क्या मतलब हुआ? मतलब हम एक्चुअल में ये चाहते हैं कि जो डेटाबेस हमने स्टोर किया है वो डेटा हमेशा करेक्ट रहे और वैलिड रहे, मतलब उसमें कोई भी इनवैलिड वैल्यू या कोई अनऑथराइज तरीके से मॉडिफिकेशन ना किया जा सके, तो उसी को क्या कहा जाता है? इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो डेटा की इंटीग्रिटी का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डेटाबेस क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। An integrity constraint or constraint are the rules, conditions or check applicable to a column or table which ensures the integrity of validity of data. अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो कंस्ट्रेंट एक प्रकार का कंडीशन होती है, एक प्रकार का रूल होता है जिसके बेसिस पर हम लोग किसी टेबल में जो कि डेटा स्टोर किया गया है उस डेटा को मेंटेन करने की या उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उस टेबल के डेटा को वैलिड करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट कहलाता है। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब आप लोग किसी डेटाबेस के अंदर किसी रो या किसी कॉलम या किसी टेबल के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस या चेक्स अप्लाई करते हैं जिससे जो टेबल है उसका डेटा वैलिड तरीके से उसके अंदर इंटर होता है, उससे वैलिड तरीके से रिट्रीव होता है, उसमें इनवैलिड तरीके से मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो डेफिनेशन वी कैन सी ओवर हियर, एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट आर द रूल्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोले या केवल कंस्ट्रेंट बोले, उसे वो एक प्रकार का रूल होता है दैट कंडीशंस और चेक अप्लीकेबल टू अ कॉलम और टेबल। अब ये जो कंस्ट्रेंट है ये किसके ऊपर लगाए जाते हैं? कॉलम या टेबल के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, विच एंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ डेटा, जो इस बात की श्योरिटी हमें देता है कि जो हमारा टेबल के अंदर डेटा है उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी या वो इंटीग्रेट तरीके से सेव रहेगा। द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट आर कॉमनली यूज्ड इन द MySQL। कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये कंस्ट्रेंट हम लोग डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉट नल, सेकंड वन इज़ प्राइमरी की, थर्ड वन इज़ यूनिक, फोर्थ वन इज़ डिफ़ॉल्ट, फिफ्थ चेक एंड फॉरेन की। अब यहाँ पे कुछ नाम के आगे स्टार लगे हुए हैं, तो ये जो स्टार लगे हैं इनका नीचे दिया हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, रिकमेंडेड फॉर द एडवांस लर्निंग। यहाँ पर इनको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, इनकी जो प्रैक्टिस है वह हम लोग आगे कभी जब डेटाबेस हमें डिटेल में पढ़ना होता है तब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग नॉट नल, प्राइमरी की, इनके बारे में पढ़ेंगे और ये होता क्या है इनको देखेंगे। Most of the constraints are applied with the column definition which are called column level inline constraint। कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जो हम लोग किसी टेबल के कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, उन्हें कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहा जाता है। बट सम ऑफ देम मे बी अप्लाइड एट द कॉलम लेवल एज वेल एज टेबल लेवल आउटलाइन कंस्ट्रेंट। जो कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कॉलम लेवल पे लगाने के साथ साथ टेबल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, that kind of constraint is known as table level or outline constraint. And before this we have discussed about the column level or we can say inline constraint.
दैट इज आफ्टर डिफाइनिंग ऑल द कॉलम, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की एंड फॉरेन की। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट की जो बात अभी हमने की, वो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हमेशा कॉलम के बाद, कॉलम की डेफिनेशन के बाद ही डिफाइन किए जा सकते हैं। और अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी की और फॉरेन की इसके परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, अब अभी हमने जो पीछे लास्ट स्लाइड में कंस्ट्रेंट के नाम देखे, हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि वो कंस्ट्रेंट करते क्या है या किस प्रकार से उन्हें अप्लाई किया जाता है, वो भी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं और उनके डिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट नल। दिस इज अ कंस्ट्रेंट एंड द डिस्क्रिप्शन इज दैट एंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। नॉट नल जो कंस्ट्रेंट होता है वो इस बात को एंश्योर करता है कि आपके कॉलम में कोई भी वैल्यू नॉट नल ना हो। नॉट नल का मतलब उसमें कोई भी वैल्यू ऐसा ना हो कि कोई आपका कॉलम या कोई कॉलम का कोई सेल आपका ब्लैंक रह जाए। ओके, एंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, मतलब उसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपने नॉट नल लिखा है मीन्स वहाँ पे NULL भी नहीं चलेगा, वहाँ पे ब्लैंक तो चलेगा ही नहीं। किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी कॉलम में आप लोग जब भी डेटा की एंट्री करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उस रिकॉर्ड में आप किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को, किसी भी रिकॉर्ड को, एंटिटी को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे नल लिखना होता है। अब नॉट नल जो कंस्ट्रेंट होता है वो क्या करता है, आपको नल अगर किसी कॉलम में लिखा हुआ है तो उस नल को आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना, असाइन करना होगी, आप उसको नल भी नहीं छोड़ सकते। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये इस बात के एंश्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि किसी कॉलम में नॉट नल वैल्यू ना हो। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट। प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नथिंग इज गिवन। डिफॉल्ट क्या करता है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू किसी कॉलम को प्रोवाइड कर देता है अगर उसके अंदर कोई वैल्यू यूज़र द्वारा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, DBA मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रखा जाता है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है ये इसी बात की एंश्योरिटी हमें देता है। नेक्स्ट वन इज यूनिक। एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट। अब अगर हम लोग कोई कॉलम में कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो यूनिक जो कंस्ट्रेंट होता है वो इस बात की एंश्योरिटी हमें देता है कि उस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू सेम ना हो या आइडेंटिकल ना हो। मतलब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो कॉलम के अंदर एंटर की गई है वो सारी वैल्यू यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज चेक। एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस। चेक एक कंस्ट्रेंट होता है। चेक का काम होता है कि किसी कॉलम में जब आप कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो उस कॉलम के ऊपर लगी हुई सारी कंडीशंस को चेक करने का काम ये चेक कंस्ट्रेंट करता है। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी की। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली। प्राइमरी की क्या करती है, किसी भी एक कंप्लीट रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था उस चैप्टर में हमने बात की थी कीज़ की, जहाँ पे हमने प्राइमरी की बात की थी और मैंने आपको बताया भी था कि जो प्राइमरी की होती है वो एक ऐसा कॉलम होता है जो किसी भी टेबल से एक कंप्लीट रिकॉर्ड को, एक कंप्लीट रिकॉर्ड मतलब एक कंप्लीट रो को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने वहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक टेबल है, उस टेबल में रोल नंबर है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है और टेलीफोन नंबर है। तो अगर मुझे किसी स्टूडेंट के घर पे फ़ोन करना है और मान लीजिए उसी नाम के 2 स्टूडेंट हैं, तो मैं उन दोनों स्टूडेंट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। तो मेरे पास एक जो कॉलम है रोल नंबर का वो मुझे हेल्प करेगा और वो जो कॉलम होगा रोल नंबर का वो कहलाएगा प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे रोल नंबर 4 को कॉल करना है या रोल नंबर 5 को कॉल करना है, क्योंकि दोनों ही रोल नंबर के ऊपर अमित शर्मा नाम के स्टूडेंट है। तो अगर मैं नाम से उनको आइडेंटिफाई करूँगा तो मुझे खुद को कन्फ्यूजन होगा कि मुझे किसके घर पर फ़ोन करना है। लेकिन अगर मैं रोल नंबर से आइडेंटिफाई करूँगा तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि रोल नंबर 4 को कॉल करना है या रोल नंबर 5 को कॉल करना है।
तो यहाँ पर प्राइमरी की का एक सबसे बड़ा रोल होता है और हर टेबल में एक प्राइमरी की डेफिनेटली होती है। तो फिलहाल अपन वापस हमारे कंस्ट्रेंट वाले टॉपिक पे आते हैं। प्राइमरी की यूज टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज फॉरेन की, यूज टू इंश्योर रेफरल इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। फॉरेन की के बारे में भी हमने पढ़ा था कि दो टेबल्स के बीच में एक कॉमन कॉलम ऐसा होता है जो दोनों टेबल्स को जोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। इसको रेफरल इंटीग्रिटी की भी कहा जाता है, या इसको रेफरल की भी कहा जाता है, या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है कि दो टेबल्स के बीच में डेटा को या दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है और साथ में रेफरेंस का काम भी कर रहा है। एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से मैच करने में रेफरेंस देने का काम भी कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। अब यूनिक वर्सेस प्राइमरी, ये थोड़ा सा एक है, दोनों टर्म अगर जनरल वे में देखें दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस होता है, तो अपन वो डिफरेंस देखते हैं। यूनिक अलाउ नल वैल्यूज बट प्राइमरी की डज नॉट। अगर आपने कहीं पे प्राइमरी की बनाई है तो वहाँ पे आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते, या नल नहीं डाल सकते, या उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपने यूनिक कहीं पर की यूज़ की है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वहाँ पर अगर आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है तो ब्लैंक तो आप छोड़ भी नहीं सकते, आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, नल। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल कॉलम में है यूनिक कंस्ट्रेंट बट देयर इज ओनली वन प्राइमरी कंस्ट्रेंट इन द टेबल। अब किसी टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम यूनिक कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होती है। क्लियर है? तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपसे हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाए, हो सकता है जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी तो उसमें जो एक्सटर्नल होता है वो आपसे ये छोटे छोटे से डिफरेंस पूछें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, याद करना है और समझना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इम्प्लीमेंटिंग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अब हमने अभी जो टेबल पढ़ी थी उसमें हमने कुछ कंस्ट्रेंट के टाइप पढ़े थे। अपन सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं कि प्राइमरी की को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हमारी क्वेरी के अंदर किया जाता है या किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, कमांड जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी वही कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में हम लोग कंस्ट्रेंट को भी अप्लाई करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कंस्ट्रेंट किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब देखिए, ये जो क्वेरी है ये क्या कर रही है, टेबल क्रिएट कर रही है। किस नाम की टेबल, स्टूडेंट नाम की। फिर हमने उसके अंदर कुछ कॉलम के नाम दिए, स्टूडेंट कोड, और स्टूडेंट कोड जो होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा और 3 कैरेक्टर्स का होगा, है ना। तो ये तो आपको पता है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप देते हैं, ये साइज होती है। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रेंट, मतलब जहाँ पे हम लोग कॉलम के नेम को डिफाइन कर रहे होते हैं वहीं पर आगे हमें कंस्ट्रेंट लिखना होता है। तो देखिए, इसके आगे अपन ने लिखा नॉट नल प्राइमरी की, हमने मीन्स सेंट ST कोड, मतलब स्टूडेंट कोड, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इस कॉलम को हमने नॉट नल कर दिया। नॉट नल कर दिया मतलब यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं डाली जा सकती। साथ में इसको हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की भी बना दिया, मतलब ये इस टेबल की प्राइमरी की भी होगी। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 20। स्टूडेंट नेम ये कॉलम का नाम हो जाएगा, कैरेक्टर इसका डेटा टाइप हो जाएगा, 20 इसकी साइज हो जाएगी, एंड इट इज़ नॉट नल, दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। तो नॉट नल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी कोई वैल्यू या तो ब्लैंक नहीं छोड़ी जा सकती, ना ही इसमें कोई नल वैल्यू डाली जा सकती है। यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नेम लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? और इसके बाद डॉट 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 क्या हुआ है कि और भी इसमें कॉलम हो सकते हैं, और लास्ट में जाके यहाँ पे सेमी कॉलम लगा हुआ है। तो ये डॉट 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 का मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐसा करना है, ये तो मतलब ये है कि उस टेबल में और भी जो कॉलम होंगे उनके नाम आपको यहाँ लिखना है और बाकी आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। डिफाइनिंग प्राइमरी की एट टेबल लेवल, ये अभी हमने जो किया था प्राइमरी की, ये एट कॉलम लेवल पे किया था। अब प्राइमरी की हम लोग डिफाइन करेंगे टेबल के लेवल पर। तो देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्वेरी वही है, स्टूडेंट कोड कैरेक्टर 3। यहाँ पर अभी भी कॉलम का नेम सेम है, डेटा टाइप सेम है, साइज सेम है,
और इसको हमने नॉट नल लिया है क्योंकि इसके अंदर नल वैल्यू अलाउड नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉलम इज सेंट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम जो है वो अभी भी डेटा टाइप कैरेक्टर है, उसकी साइज़ 20 है, उसको भी हमने नॉट नल रखा है। इसके बीच में और भी कॉलम नेम आएंगे, लेकिन अब हमने प्राइमरी की और फिर ब्रैकेट में लिखा है एसटी कोड। अब या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम के सामने ही प्राइमरी की लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप पहले सारे कॉलम को डिफाइन करना चाहते हैं, तो पहले सारे कॉलम को डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में जाकर जहाँ पे आपका ये क्वेरी कंप्लीट हो रही होगी उससे जस्ट पहले, मतलब सेमी कॉलम के ब्रैकेट के जस्ट पहले आप लोग प्राइमरी की लिखेंगे और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, और इसके बाद सेमी कॉलम लगा देंगे। तो वी हैव टू टाइप्स टू डिफाइन द प्राइमरी की। फर्स्ट वन इज एट कॉलम लेवल एंड द सेकंड वन इज एट टेबल लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो गए प्राइमरी की, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों काम एक ही करेंगे लेकिन तरीका अलग है। अ कंपोजिट or we can say multi-column primary key can be defined as only a table level, whereas single column primary key can be defined in both way, that is column level and table level। अब देखिए ये एक नोट आप इसको मान सकते हैं। नोट क्या है कि अगर आपको एक सिंगल कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, तो सिंगल कॉलम को अगर प्राइमरी की बनाना है तो आप उसको कॉलम लेवल और टेबल लेवल दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कॉलम को क्या करना है, प्राइमरी की बनाना है, तो आप उसको कॉलम लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते, आपको उसको टेबल लेवल पे ही जाकर डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपको उसको इस प्रकार से डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल कॉलम में आपके पास दो कॉलम हो, तो एक एसटी कोड कॉमा एसटी नेम या जो भी कॉलम का नेम होगा कॉमा लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम लोग डिफाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रेंट इन द टेबल। अब देखिए कुछ और भी कंस्ट्रेंट है जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की हमने टेबल क्रिएट की। एसटी कोड कैरेक्टर 3, ये स्टूडेंट का कोड है जो इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है और साइज़ कितनी है 3। हमने इसको रखा नॉट नल विथ प्राइमरी की, मतलब इसमें कोई नल वैल्यू नहीं होगी और प्राइमरी की भी होगा। स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 20, ये फिर कॉलम का नेम है और डेटा टाइप इसका कैरेक्टर है, इसकी जो साइज़ है वो 20 है एंड इट इज़ नॉट नल। नॉट नल मीन्स यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ एस टी एड, ये स्टूडेंट का एड्रेस है। वेयर केयर रखा है इसका डेटा टाइप और उसकी साइज़ रखी है 40, क्योंकि एड्रेस की साइज़, एड्रेस जनरली बड़ा होता है तो उसकी साइज़ 40 रखी है और इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट वन इज़ एडमिन या शायद ये एडमिशन नंबर होगा। एडमिशन नंबर कैरेक्टर, इसका डेटा टाइप कैरेक्टर रखा है, इसकी साइज़ 5 रखी है, उसको यूनिक रखा है। यूनिक रखा है मतलब ये कि यहाँ पर इसकी वैल्यू यूनिक होगी, मतलब किसी भी उस कॉलम में, एडमिशन नंबर में कोई भी कॉलम के दो वैल्यू आइडेंटिकल नहीं हो सकती। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके पास किसी का एडमिशन नंबर ना हो तो आप उसको नल वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि यूनिक में नल वैल्यू अलाउड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर कोई कॉलम है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, वो शायद मिस हो चुका है। सॉरी, यहाँ पे सेक्स होगा ये। इसका कैरेक्टर हमने कैसा रखा है 1, और ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एम शो करेगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो एफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये कॉलम में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी कैरेक्टर डेटा टाइप है और इसकी साइज़ कितनी है 1 कैरेक्टर का, या तो एम या तो एफ़ आपको लिखना है। फिर स्टूडेंट सेक्स, ये गलत हो गया है, यहाँ पे एज आना चाहिए। ये दोनों कॉलम आपस में आगे पीछे हो गए। ये स्टूडेंट सेक्स ये ऊपर होगा और ये स्टूडेंट एज जो लिखा है ये यहाँ इसकी जगह पे आएगा। तो स्टूडेंट एज जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। और यहाँ पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा है। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट को चेक करता है, उसके अंदर जो वैल्यू इंटर की जा रही है अगर वो वैल्यू छोटी है या वो वैल्यू एक कंडीशन से बड़ी है तो वो चेक करने का काम करेगा। तो यहाँ पे अपन ने चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा है। ये क्या चेक कर रहा है, स्टूडेंट की एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर उससे छोटी एज आप यहाँ डालेंगे तो ये टेबल उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्लियर है। तो ये हमने कंस्ट्रेंट यूज़ किए और ये सारे कंस्ट्रेंट जो है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। क्लियर। अब क्रिएट टेबल ईएमपी, यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट की है। कोड कैरेक्टर 3 नॉट नल, ये कोड है एम्प्लॉय का
और उसका डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का है और उसका साइज़ 3 है, नॉट नल वैल्यू रखा है, नेम है कैरेक्टर 20 है, नॉट नल रखा है, सिटी जो है वो वैरकेर रखी है 40, पे डेसिमल रखा है 10,2 और प्राइमरी की हमने किसको बनाया है, कोड को, मतलब ये जो है ये प्राइमरी की। तो ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हो गया जिसमें हम लोग एक टेबल को डिफाइन कर रहे हैं और कंस्ट्रेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। Implementing the foreign key constraint. A foreign key is non-key column in a table whose value derived from the primary key of the some other table. Foreign key जो होती है या foreign key के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग foreign key किसी भी टेबल के लिए नॉन की कॉलम होता है किसी टेबल का, उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव की जाती है, उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है एक दूसरी टेबल से जिसमें वो प्राइमरी की होती है। Each time when record is inserted or updated in the table, the other table is referenced. जब भी किसी टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है या अपडेट किया जाता है तो वही रिकॉर्ड दूसरी टेबल में भी क्या होता है, अपडेट होता है, क्योंकि हमने वहाँ पर फॉरेन की अपडेट की होती है, उसको रेफरेंस दिया होता है। दिस कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। दिस कंस्ट्रेंट रिक्वायर्स टू टेबल्स इन विच रेफरेंस टेबल हैविंग प्राइमरी की कॉल्ड पेरेंट टेबल एंड द टेबल हैविंग द फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल। अब ये जो कंस्ट्रेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो इस कंस्ट्रेंट के लिए हमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें एक टेबल में एक की प्राइमरी की होती है जबकि वही प्राइमरी की दूसरी टेबल में एज अ रेफरेंस की होती है या हम लोग उसको फॉरेन की बोलते हैं। अब जिस टेबल में वो प्राइमरी की है उसे पेरेंट टेबल कहा जाएगा एंड द टेबल हैविंग द फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल, और जिसमें वो रेफरेंस देने का काम कर रही है या जिसमें वो रेफरेंस की है या वो फॉरेन की है उस टेबल को हम लोग चाइल्ड टेबल बोलेंगे। अब नीचे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड पे जो टेबल बनी हुई है डिपार्टमेंट नाम की, उस टेबल के अंदर 4 कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, हेड और लोकेशन। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है, अब ये प्राइमरी की है, अब इस प्राइमरी की को हमने दूसरी टेबल में यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी जो टेबल है उसका नाम एम्प्लॉय है, यहाँ पे EMP ID है, EMP ID क्या हो गया आपके लिए, एम्प्लॉय का ID हो गया। नेक्स्ट वन इज नेम एंड द थर्ड वन इज सिटी, फोर्थ वन इज सैलरी एंड द फिफ्थ वन इज डिपार्टमेंट नंबर। अब ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो फर्स्ट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर वहाँ पे प्राइमरी की था और यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर जो है एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर एज अ रेफरेंस की या फॉरेन की बनकर काम कर रहा है। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय ID है लेकिन डिपार्टमेंट नंबर जो है वो फॉरेन की कहलाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो डिपार्टमेंट नंबर है या डिपार्टमेंट टेबल है उस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की थी लेकिन एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है वो एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट टेबल हमारे लिए पेरेंट टेबल हो जाएगी जबकि एम्प्लॉय टेबल हमारे लिए चाइल्ड टेबल हो जाएगी। अब आपको होपफुली ये समझ में आया होगा कि हम लोग पेरेंट टेबल किसको बोलेंगे या चाइल्ड टेबल किसको बोलेंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करेंगे। अभी हमने क्या देखा, टेबल्स के बेसिस पर कौन सी आपकी फॉरेन की किस प्रकार से वर्क करती है, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल को जोड़ने का काम करती है, लेकिन उसको हम लोग क्वेरी के फॉर्म में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेरी आपको सामने लिखी हुई है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम डिपार्टमेंट है। टेबल हम लोग वही यूज़ करेंगे जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखी थी, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नाम की टेबल क्रिएट की, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास, मैं आपको वापस से एक बार दिखा दूँ, डिपार्टमेंट नाम की टेबल के अंदर 4 कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, हेड और लोकेशन, और इनमें से डिपार्टमेंट नंबर जो है वो क्या है आपके लिए प्राइमरी की।
तो नेक्स्ट उसमें देखिए डिपार्टमेंट नंबर, इसको हमने कैरेक्टर डेटा टाइप इसका कैरेक्टर रखा है, 2 इसकी साइज़ हो गई, नॉट नल प्राइमरी की होगा, ठीक है। प्राइमरी की को बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा नॉट नल रखना ही रखना है। नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंट नेम, ये कैरेक्टर साइज कैरेक्टर टाइप का है, इसकी साइज़ 10 है, ये नॉट नल है। हेड अपन ने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर 30, यहाँ पे अपन ने देखा था कि वहाँ पे 4 कॉलम थे, यहाँ पे चौथा कॉलम में शायद लिखना भूल गया हूँ। यहाँ लोकेशन भी आएगी, लोकेशन और उसका आप साइज़ अपने हिसाब से दे सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का रखिए, उसकी साइज़ भी 30 कर दीजिए। क्लियर है। तो ये एक मेरी टेबल क्रिएट हो गई जिसमें मैंने 2 कंस्टेंट, वो कंस्टेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड टेबल की, चाइल्ड टेबल की। और चाइल्ड टेबल के अंदर मैं आपको वापस से एक बार शो करूँ कि एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उस टेबल के अंदर मेरे पास टोटल 5 कॉलम हैं, जिसमें एम्प्लॉय आईडी क्या है आपके लिए प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट नंबर जो है वो फॉरेन की है। तो अपन अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी टेबल इस पर क्वेरी फायर की जाती है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जो मेन क्वेरी है टेबल क्रिएट करने की वो तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, एम्प्लॉय टेबल का नाम हो जाएगा, एम्प्लॉय नंबर कैरेक्टर हमने इसको डेटा टाइप रखा है, इसकी साइज़ 3 है, नॉट नल एंड प्राइमरी की। एज यूजुअल हर टेबल में जो प्राइमरी की होती है उसको नॉट नल और प्राइमरी की अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसको नॉट नल आपको रखना ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ नेम, ये नेक्स्ट कॉलम हो गया, इसकी साइज़ हमने 30 रखी है, डेटा टाइप कैरेक्टर है और उसको भी नॉट नल रखा है। उसके बाद सिटी कैरेक्टर टाइप का है और उसकी साइज़ 20 है, सैलरी डेसिमल टाइप की है, 8,2। 8,2 का मीनिंग भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे 8 डिजिट होंगे इंटीजर फॉर्म में और 2 क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट नंबर और इसकी कैरेक्टर साइज़ यहाँ पे क्या रखिए 2। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट नंबर जो हमने ऊपर यूज़ किया था उसकी जो साइज़ है और उसका जो डेटा टाइप है वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। क्लियर है। और नाम भी सेम रहेगा। अब यहाँ तक तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग इसमें से फॉरेन की किसको बनाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट नंबर को, क्योंकि वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर। अब ये रेफरेंस किसका दे रहा है, तो रेफरेंस इज डिपार्टमेंट, मतलब इस टेबल का नाम और उसकी प्राइमरी की। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस एज अ कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा और इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे तभी तो पता चलेगा कि डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट नंबर जो यहाँ पे लिया है वो किस टेबल को जोड़ने का काम करेगा। तो रेफरेंसेस दिस टेबल नेम एंड दिस कॉलम। क्लियर है। आ टेबल में है मल्टीपल फॉरेन की। अब किसी टेबल में बहुत सारी यहाँ पे फॉरेन की हो सकती है, बहुत सारे कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिनको हम लोग फॉरेन की बना सकते हैं। फॉरेन की में है रिपीटेड वैल्यू दैट इज़ नॉन की कॉलम। अब फॉरेन की के अंदर रिपीटेड वैल्यू भी पॉसिबल है या हम लोग उसको नॉन की कॉलम भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने अभी क्या देखा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन की देखा। अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइंग टेबल कंस्ट्रेंट की, कि टेबल के कंस्ट्रेंट को किस प्रकार से मॉडिफाई किया जा सकता है। एडिंग न्यू कॉलम एंड कंस्ट्रेंट। अब अगर हम लोग नया कॉलम या कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, आपको नया कॉलम ऐड करने की कमांड पता है, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड, कौन सा कॉलम हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं उसका कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर साइज और फिर लास्ट में कंस्ट्रेंट। तो जो तरीके हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे, लास्ट वीडियोस में देखे थे, उन्हीं चैप्टर्स और उन्हीं वीडियोस के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर नया मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे भी आपको वही कमांड यूज़ करना है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अल्टर टेबल, ये तो मैंने आपको सिंटेक्स के बारे में बताया। अपन एग्जांपल देखते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड टेलीफोन नंबर इंटीजर। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल सी कमांड है, इसमें कोई कंस्टेंट भी नहीं लगा है। अल्टर टेबल ये कमांड होती है, स्टूडेंट नाम की टेबल को हम अल्टर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एक तो टेलीफोन नंबर और उसका डेटा टाइप क्या रखा है, इंटीजर। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमने कंस्ट्रेंट का भी यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, यहाँ तक की कमांड तो आपको समझ में आ रही है कि हम स्टूडेंट नाम की टेबल को अल्टर कर रहे हैं या उसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आगे ऐड भी लिखा है। एज
उसमें एक तो एक कॉलम हम ऐड कर रहे हैं एज का, जो इंटीजर टाइप का होगा, साथ में कंस्टेंट लगाए कि जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये जो चेक है ये क्या कहलाएगा, कंस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड सैलरी नंबर 8,2 डिफ़ॉल्ट 5,000। अब देखिए यहाँ पे जो कंस्टेंट यूज़ किया है उसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की टेबल को अल्टर किया मतलब उसमें हम लोग कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, उसमें ऐड करेंगे सैलरी नाम का कॉलम और उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, और उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है 8,2। 8,2 मतलब जो नंबर उसके अंदर सेव होगा वो 8 डिजिट तक का हो सकता है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो सकते हैं। और अगर कोई वैल्यू नहीं डाली जाए तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कौन सी वैल्यू सेट हो जाएगी, 5,000। क्लियर है। तो डिफ़ॉल्ट भी क्या हो गया, मेरे लिए कंस्टेंट हो गया। अगर आप कोई वैल्यू अपनी तरफ से नहीं डालते तो वो अपने आप वो वैल्यू कितनी उठाएगा, जो डिफ़ॉल्ट में आपने यहाँ पे डाल रखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड प्राइमरी की EMP ID। मान लीजिए अगर आपको एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक प्राइमरी की ऐड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड प्राइमरी की और फिर उस कॉलम का नाम जो कि उस टेबल में होना चाहिए तो वो प्राइमरी की बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड प्राइमरी की नेम DOB। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हो सकता है कि मुझे 2 कॉलम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल कमांड, आपको अल्टर टेबल ही यूज़ करना है। कौन सी टेबल को अल्टर करना है, एम्प्लॉय नाम की टेबल को ऐड करना है उसमें प्राइमरी की, और प्राइमरी की जो है वो 2 कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनेगी, इसलिए यहाँ पे हमने नेम DOB लिखा है। DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कोई नई चीज़ को ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम एंड कंस्ट्रेंट। अब होता है कि मुझे मॉडिफिकेशन करना हो, पहले से कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है और उसमें चेंजेस करना हो, उसके कंस्ट्रेंट को बदलना हो, तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या लिखा है, अल्टर टेबल, आपकी कमांड वही रहती है, टेबल का नाम लिखेंगे क्योंकि हमें ये तो बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल में हम अल्टरेशन करना चाहते हैं। देन मॉडिफाई, ऊपर वाली कमांड में हम लोग ऐड यूज़ कर रहे थे कीवर्ड, यहाँ पे मॉडिफाई यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कॉलम कंस्ट्रेंट या कॉलम भी है या कंस्ट्रेंट भी है, हम उस पर केवल चेंज करना चाहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे हम लोग कीवर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, मॉडिफाई। एंड देन कॉलम, कौन से कॉलम को मॉडिफिकेशन करना है, उस कॉलम का नाम आएगा, उसका डेटा टाइप, उसकी साइज और उसका कंस्ट्रेंट। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स है, बस ऐड की जगह, ये जो ऐड है उसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडिफाई। अब देखिए इसके लिए एग्जांपल है नीचे, अल्टर टेबल, इसमें ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेबल ई नीचे चला गया है, तो आप लोग उसको ऐसा मत सोचिएगा कि एल के नीचे ई लिखना है, वो टेबल साथ में ही आएगा। अल्टर टेबल स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नाम की टेबल को अल्टर करूँगा मतलब उसमें चेंजेस करूँगा और उसमें मॉडिफिकेशन करूँगा, किस चीज़ का, नेम नाम के कॉलम का, जिसकी वेयर केयर साइज़ कितनी कर दूंगा मैं, 40। हो सकता है इसका पहले डेटा टाइप कैरेक्टर रखा गया हो और साइज़ 40 रखी गई हो सकता है डेटा टाइप पहले वेयर केयर ही रखा गया हो लेकिन साइज़ कम रखी गई हो, तो उस साइज़ को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई सैलरी डिफ़ॉल्ट 4000। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नाम की टेबल को अल्टर कर रहे हैं और उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, सैलरी नाम का जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4000 सेट कर रहे हैं। हो सकता है पहले से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की गई हो, या ये भी हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले कुछ और सेट की गई हो और अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, 4000 कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्टर टेबल EMP मॉडिफाई एम्प्लॉय नेम नॉट नल। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्या, एम्प्लॉय नाम EMP नेम, ये एक कॉलम का नेम है, ये एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है और इस एग्जिस्टिंग कॉलम नेम को हम लोग नॉट नल कर रहे हैं। हो सकता है पहले नॉट नल नहीं किया गया हो या अब इसको नॉट नल किया जा रहा है, तो ये अल्टरेशन यहाँ पे किया जा सकता है। मतलब मॉडिफाई जो होता है वो हमेशा एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर होता है। यहाँ पर आप लोग प्री डिफाइन या आगे से मतलब जो नया कॉलम यहाँ पे आप लोग ऐड नहीं करेंगे। ऐड करने के लिए हमें ऊपर वाली कमांड यूज़ करना होगी।
नेक्स्ट मॉडिफाइंग टेबल कंस्टेंट ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब हम लोग इसमें देखते हैं रिमूविंग कॉलम एंड कंस्टेंट, हाउ वी कैन रिमूव द कॉलम एंड कंस्टेंट फ्रॉम द टेबल। तो कमांड आपको वही यूज़ करना है, अल्टर टेबल, टेबल नाम लिखना है, लेकिन अब यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो होगा ड्रॉप, क्योंकि अभी इसके पहले हमने ऐड और मॉडिफाई यूज़ किया था, अब हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉप। तो जो ड्रॉप कीवर्ड है इसके कारण क्या होगा, वो कॉलम नेम इसके साथ लिखेंगे जिसको हम लोग हटाना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, साथ में उसका अगर कंस्टेंट है तो वो भी लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल वी कैन सी अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप टेलीफोन नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसमें अल्टरेशन करेंगे। क्या अल्टरेशन करना है, टेलीफोन नंबर का जो कॉलम है उसको ड्रॉप करना है। तो ये तो सिंपल सा आपका क्या हो गया, एक क्वेरी हो गई। अब अगर हमारे पास इसमें कंस्टेंट भी है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप जॉब कॉमा ड्रॉप पे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेरी में क्या कर रहे हैं, दो कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, एक तो जॉब और एक पे नाम की कॉलम को भी। नेक्स्ट वन इज अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। अब यहाँ पे इस जो क्वेरी है इसमें हम लोग कोई कॉलम को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की को हटा रहे हैं, मतलब जो कंस्टेंट हमने लगाना सीखे थे अब उस कंस्टेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे, अल्टर टेबल, उस टेबल का नाम मतलब स्टूडेंट, एंड ड्रॉप प्राइमरी की। यहाँ से प्राइमरी की जो कंस्टेंट हमने अप्लाई किया था उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो कॉलम है या जो कंस्टेंट है उनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग कॉलम नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। ये भी पॉसिबल है कि आपने जब टेबल क्रिएट की, जब डेटाबेस क्रिएट किया तो आपने कॉलम नेम कुछ और रखा था, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि आपको उस कॉलम नेम को चेंज करना है, तो आप लोग अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हुए जो कॉलम नेम है उनको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नीचे हुआ है, अल्टर टेबल टेबल नेम चेंज ओल्ड नेम न्यू डेफिनेशन। ये इसका सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंटेक्स अगर आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जो एग्जामिनर है वो आपको इजीली नंबर दे पाएगा। एग्जांपल अल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नाम की टेबल में अल्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब चेंजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज। अब कीवर्ड बदल चुका है, ध्यान से देखिए यहाँ पे चेंज कीवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 40, जो नेम नाम का कॉलम था हमने उसको क्या कर दिया, एसटी नेम। एसटी नेम मतलब स्टूडेंट का नेम, और उसकी जो डेटा टाइप है वो डिफाइन कर दिया, उसकी साइज़ डिफाइन कर दी। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले तो ओल्ड नेम लिखना है, फिर उसके बाद जो नया नाम आप देना चाहते हैं वो लिखना है, उसका डेटा टाइप लिखना है, उसकी साइज़ लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी टेबल में जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उस कॉलम को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड चेंज। क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक फॉर द डे, विविंग एंड डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट। अब अगर हम लोग किसी कंस्ट्रेंट को देखना चाहते हैं या उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये उसके लिए नीचे कुछ कमांड लिखिए, अपन इसको पढ़ते हैं। टू व्यू द कंस्ट्रेंट, अगर हम लोग कंस्ट्रेंट देखना चाहते हैं, द फॉलोइंग कमांड विल शो ऑल द डिटेल्स लाइक कॉलम डेफिनेशन एंड कंस्ट्रेंट ऑफ ईएमपी टेबल। अब नीचे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें ईएमपी टेबल नाम हमने जो एम्प्लॉय टेबल जो बनाई थी, उस टेबल में जितने कंस्ट्रेंट हैं उनको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, शो क्रिएट टेबल ईएमपी। सबसे पहले तो हमने ईएमपी नाम की टेबल क्रिएट कर ली। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ डिस्क्राइब कमांड, DESC। आपने जैसे DESC लिखा तो ये एक्चुअल में यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब लिखा है मैंने, लेकिन वो DESC कमांड है जो डार्क में आपको दिख रहा है, बोल्ड और डार्क में। तो ये जो है ये DESC कमांड है, ये डिस्क्राइब करती है एम्प्लॉय नाम की टेबल को। जैसे आपने DESC एम्प्लॉय लिखा तो उसके सारे कंस्टेंट आपके सामने आ जाएंगे, और उसके सारे कॉलम आपके सामने आ जाएंगे, उनकी साइज़ आपके सामने आ जाएगी, और आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से कॉलम में कौन सा कंस्टेंट अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट वन इज इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग फॉरेन की कंस्टेंट। मान लीजिए अगर आपको फॉरेन की कंस्टेंट को इनेबल करना है या डिसेबल करना है, सो यू मे इनेबल और डिसेबल फॉरेन की कंस्टेंट बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ फॉरेन की चेक्स वेरिएबल। आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन की चेक्स वेरिएबल को सेट कर क्या कर सकते हैं, किसी फॉरेन की के कंस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। यू कांट डिसेबल प्राइमरी की, हाउएवर इट कैन बी ड्रॉप डिलीटेड बाय अल्टर टेबल कमांड। लेकिन आप प्राइमरी की को कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते। हाँ,
आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं किसी टेबल से, लेकिन कौन सी कमांड से? अल्टर टेबल कमांड, जो अपन ने भी लास्ट स्लाइड में देखी थी। टू डिसेबलिंग फॉरेन की कंस्टेंट, फॉरेन की कंस्टेंट को अगर आपको डिसेबल करना है तो आपको एक कमांड लिखना होगी, सेट फॉरेन की चेक्स इक्वल टू 0। आपने जैसे इसको लिखा, आपका फॉरेन की कंस्टेंट क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। एंड टू इनेबल फॉरेन की कंस्टेंट यू हैव टू राइट सेट फॉरेन की चेक्स इक्वल टू 1। आप जैसे ही सेट फॉरेन की चेक इक्वल टू 1 करेंगे, आपका जो फॉरेन की कंस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कंस्टेंट हमने अप्लाई किए थे उनको हम लोग देख सकते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं, उनको इनेबल कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग रिकॉर्ड इन अ क्वेरी। हम लोग किस प्रकार से ग्रुपिंग कर सकते हैं क्वेरी के अंदर, और इसके आगे के और भी टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।